हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसके फ्रेंड में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम लाए हैं केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर पहला, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए जो मैं क्वेश्चन बनाकर लाया हूँ इस बार इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसे पढ़कर बोर्ड एग्जाम में जाएं तो पक्का इसमें से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी आपकी अच्छी चल रही है, शायद मेरे को लगभग पता हो या ना हो, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आप केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जरूर पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, आपको दिखता होगा फर्स्ट क्वेश्चन के लौ चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान दीजिए। दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अगर हम उसके बारे में निचोड़ बात जानते हो तो उसको कैसे भी समझ सकते हैं। तो मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में उसके बारे में वीडियो तरीके से बताते हुए चलेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पर दिया है कोस्ट में एनसीईआरटी यानी कि एनसीईआरटी क्वेश्चन से भी है, ये पूछा भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको बताते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए बल दिया है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालेंगे तो अगर लौह चूर्ण मतलब होता है लोहे का टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़ा, उसे लौह चूर्ण कहते हैं। अगर हम छोटे छोटे लौह चूर्ण यानी कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े पर अगर हम तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालें तो क्या होगा, इसके लिए प्रैक्टिकल चाहिए हमको। अब प्रैक्टिकल इस वीडियो में मैं करा नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, फिर मैं बता दूँगा क्या हो सकता है। अगर हम उसको डालेंगे लोहे के चूर्ण पर डालेंगे तनु हाइड्रोलिक अम्ल तो क्या होगा कि आयरन, अब जानते हैं कि लोहे के चूर्ण को मतलब लोहे को हम क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। पहले तो सबसे पहले यह बात ये कि आयरन किसे कहते हैं, तो आयरन यानी कि लोहा, तो लोहे को हम आयरन कहते हैं। अगर आयरन पर हम क्या करेंगे कि तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालेंगे तो क्लोराइड बनाएगा, इनकी आयरन का क्लोराइड, ऐसे समझिए आयरन का क्लोराइड। और क्या करेगा कि हाइड्रोजन एक होता है, जब तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक दो शब्द जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से एक क्लोरिक से, तो क्लोरिक अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, आपको बहुत ईजी कंसेप्ट समझा रहा हूँ दोस्तों। अब नहीं समझोगे तो समझिएगा, आप भी नहीं समझोगे। मैं बता दूंगा हाइड्रोक्लोरिक जो शब्द बना है यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और एक प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो ये क्लोरीन जाकर जुट जाएगा किससे जुटेगा, आयरन से, आयरन से जाकर जुट गएगा और आयरन से जाकर क्लोरीन जुटेगा और प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, बी, यानी कि राइट आंसर बी होगा इसका। क्लोरीन गैस, सॉरी दोस्तों गलत, पहला सही होगा, पहला सही होगा, मिस्टेक भाई मिस्टेक। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ लिए ना कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और आयरन को क्लोराइड बनाता है। ठीक है, ये पहला राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारी इस प्रकार से देख सकते हैं आप, नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध में कौन कौन कथन सत्य है। ठीक है, ये अभिक्रिया हमको दिया है, ये हमको क्या दिया है, अभिक्रिया दिया है। ठीक है, ये हमको अभिक्रिया दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कि ये हमको अभिक्रिया दिया है। इसमें पूछ रहे क्या क्या हो रहा है, इसमें कोई दो सही है, आप में इस विकल्प में कोई दो सही है। ठीक है, तो इस विकल्प में क्या क्या सही है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इजी कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर पीबी दिया है, पीबी का मतलब क्या होता है पहले बताइए मेरे को। पीबी का मतलब होता है लेड, सभी को पता है लेड होता है, पीबी का मतलब लेड यानी कि शीशा, लेड मतलब शीशा। और ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन। अगर पीबी के साथ ओ जुड़ा है यानी कि लेड के साथ ओ जुड़ा है यानी कि लेड का ऑक्साइड बना दिया। इतना समझ में आया आपको, जब लेड का ऑक्साइड बना दिया तो प्लस सी दिया है यानी कि कार्बन दिया है, और इससे हम जा रहे हैं मतलब इससे संयोजित होकर जब ये जा रही है तो क्या बना रही है बताओ, जब संयोजित करें तो क्या बना रही है, पीबी बना रही है, यानी कि लेड को अलग कर दिया और इसमें से जो ऑक्सीजन थी यानी कि ऑक्साइड था वो अलग होकर CO2 में जुड़ गया। तो हमको इसमें बताना है कि ये क्या है, ये मतलब इसमें क्या हो रहा है, यही हमको बताना है। तो ऑप्शन में दिया है शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो हमको क्या करना है कि इसमें अपचयित और उपचयित की बात आ रही है, तो हमको पता नहीं है कि अपचयित और उपचयित क्या है, तो हमको आपके लिए बहुत इजी कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, इसे आप ध्यान में ले लिए तो पक्का ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आप एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन से भी लिया है ये। ठीक है, तो अपचयित का मतलब क्या होता है मैं बता दूँ, स्क्रीन पर जरा नज़र घुमाइए, स्क्रीन पर अपचयित लिखा है, क्या लिखा है, अपचयित। ठीक है, चयित, ऐसे हम जैसे भी लिख रहा हूँ। ठीक है, अपचयित से अ से कुछ जुड़ा है, आपको देखिए
अ से कुछ जुड़ रहा है, अ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अ से ऑक्सीजन, अ से अपचयित, अ से ऑक्सीजन, अ से अपचयित, ठीक है। फिर उ से उपचयन, उ से उपचयन, तो ऊ वाली छोड़िए बात, ऊ वाली की बात छोड़िए, हमें अ का देखना है। हम कभी भी देगा कि अपचयित किसे कहते हैं, पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। अपचयित किसे कहते हैं, ठीक है। अपचयित क्या कहलाता है, साफ बात मेरा ये कहने का मतलब, अपचयित क्या कहलाता है, उपचयित क्या कहलाता है। तो अपचयित का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन, अ से अपचयित, अ से ऑक्सीजन। तो अपचयित जब पूछेगा कि अपचयित में क्या होता है, तो ऑक्सीजन भगता है, यानी कि ऑक्सीजन का हांस होता है, ऑक्सीजन घटती है। और जब ऑक्सीजन घटेगी तो हाइड्रोजन जुड़ती है, ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ मेरे आपके लिए। तो अपचयित में क्या होता है कि ऑक्सीजन भगती है, अपचयित अ से ऑक्सीजन, अ से अपचयित, अपचयित में ऑक्सीजन भगती है और हाइड्रोजन आता है। अपचयित में ये होता है। जब अपचयित क्लियर हो जाएगा तो हमारा उपचयन भी क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। तो जब अपचयित में ऑक्सीजन भग रही है तो हम कहेंगे उपचयन में कि ऑक्सीजन आ रही है और हाइड्रोजन भग रही है। अपचयित में क्या हो रहा है कि अपचयित में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन आ रहा है और हाइड्रोजन जो है वो भग रहा है, हाइड्रोजन भग रहा है। तो हम बोलेंगे, नहीं गलत सॉरी मेरे सॉरी यार, कोई बात नहीं, चलो यार देखते हैं। अपचयित में मैंने क्या बोला, अपचयित में क्या बोला कि अपचयित में मैंने बोला कि ऑक्सीजन भगती है, इतना समझिए पहले। अपचयित में ऑक्सीजन भगती है और हाइड्रोजन आता है। और अब उपचयन में क्या होता है कि उपचयन में ऑक्सीजन आता है और हाइड्रोजन भगता है। ध्यान दीजिए, अ से अपचयित, अ से ऑक्सीजन, अ से अपचयित यानी कि अ से ऑक्सीजन भगना, अ से ऑक्सीजन भगना यानी कि अपचयित, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पीबी जो दिख रहा है, स्क्रीन पर नजर डालिए। अब स्क्रीन पर नजर डालने का मतलब, मेरा मतलब ये है कि पीबी जो यहाँ पर ऑक्साइड है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें क्या भग गया। अब भग के कहाँ गया, CO2 में, CO2 यानी कि कार्बन में गया। जब कार्बन में गया तो कार्बन में क्या हुआ, कार्बन जब ऑक्सीजन आ रहा है यानी कि उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब आना, अपचयित का मतलब क्या ना, जाना, यानी कि ऑक्सीजन का निकलना, और उपचयित का मतलब ऑक्सीजन का आना, ठीक है। तो CO2 में क्या हो रहा है कि उपचयित हो रहा है। उपचयित की क्रिया किस में हो रही है कि CO2 में, CO2 में क्या रही, CO2 में क्या हो रही है कि कार्बन में उपचयित हो रहा है। इतना समझ में आया, कार्बन में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, और पीबीओ में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, यानी कार्बन भग रहा है ना। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा, जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, ए होगा और क्या होगा, ए होगा और बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है ए बी दिया है ना। आप ध्यान दीजिए और इसे देख लीजिए एक बार और कि ए में क्या कर रहा है, शीशा अपचयित हो रहा है, यानी कि लेड जो है वो अपचयित हो रही है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड में उपचयित हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन आ रहा है। आया कॉन्सेप्ट समझ में। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से देख लीजिए। कुछ क्रियाएं दे दी है इस प्रकार से, दिया है क्या कि NH4Cl उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन मैंने दिया है, और दिया है कि NH4, और इसमें दे दिया है प्लस का मतलब समझ सकते हैं, आयन दिया है इसमें, ठीक है। अब प्लस Cl माइनस का आयन, ठीक है। तो अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया है तो पढ़ लीजिए क्या क्या दिया है इसमें। ऊष्मीय अपघटन, आयनिक वियोजन देखकर ही पता चल जाए कि ये आयनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे आयनिक, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर क्या होगा, आयनिक वियोजन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से देख सकते हैं, बहुत सी हमको अभिक्रिया दी थी है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसमें योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ओ भाई मैंने तो पढ़ा है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, क्या विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया कहाँ से आ गया, ये आप सोच रहे होंगे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, योगात्मक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया को कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है आपको पता हो या ना पता, लेकिन संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया कराती है जिनमें दो पदार्थ आपस में संयोजित होकर किसी एक पदार्थ का यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया यानी कि संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें कौन से, देखिए दो पदार्थ कोई मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, देख सकते हैं, इसमें भी नहीं कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है, और इसमें कर रहा है, ठीक है, इसमें कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा है। तो जिसमें कर रहा है वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर उत्तर भी दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर उत्तर भी दे दिया है। तो चलिए दोस्तों कोई बात नहीं है, उत्तर भी दे दिया तो उत्तर से कोई मतलब नहीं है, हमको पढ़ना है समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सोचते हैं। नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से देख सकते हैं आप, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं क्या, ही हमको समझना है, ठीक है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार का, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं क्या। तो जब आयन विनिमय करेंगे तो बनेंगे तो क्या बनेंगे, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो समझिए बात को। उभय अपघटन का नाम सुने हैं क्या,
उभय अपघटन में क्या होता है कि आयन जो होते हैं वो विनिमय कर नए यौगिक बनाते हैं, यानी कि मिलकर ये नए यौगिक बनाते हैं, यानी कि नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसे आप याद करिए, याद करने वाला ही चीज़ है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा उभय अपघटन। नेक्स्ट हमारे इस प्रकार से दिया है कि निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है किस पदार्थ का, ठीक है। यहाँ पर आंसर दे दिया, आंसर को नहीं देखना है आपको, आंसर को आपको नहीं देखना है, आप बताइए इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। आप पीछे वीडियो में मत जाइए दोस्तों, यहीं पे देखिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को, पीछे जाकर बैक देखकर आंसर देखना मना है, ठीक है। आंसर मैंने इसको गलत प्रिंट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। बताइए इसमें कौन सा अपचयन हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि अपचयन क्या कहलाता है, उपचयन क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया है। अब बताने का मतलब क्या है कि अपचयन, मैंने बताया कि अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का भगना। ऑक्सीजन किसमें से भग रहा है भाई, ऑक्सीजन किसमें से भग रहा है, ऑक्सीजन भाई इसमें से भग रहा है ना। देखो तो एमएन मतलब एमएन जो दिया है उसमें से ऑक्सीजन भग रहा है, यानी कि ऑक्साइड बना दिया था इसका, तो इसमें से ऑक्सीजन भग रहा है, तो ऑक्सीजन भगने क्या है, राइट आंसर ए होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 मिस प्रिंट से आंसर आ गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम आंसर नहीं लाएंगे अगली बार से। हाँ तो क्या अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इसी प्रकार, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे सूत्र के जैसे याद कर लीजिए, जैसे में सूत्र बहुत कठिन तो नहीं होते हैं, बट जो समझ जाएंगे तो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इसमें जो दिया है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी का प्रयुक्त होता है, ये एक सूत्र है, सूत्र को याद करना आपके लिए होता है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसका आंसर है AgCl। AgCl मतलब क्या होगा आप समझ जाइए, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, तो ये पाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी इस प्रकार से होते हैं, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, आप पढ़े तो कोई बात नहीं, बता दे रहा हूँ मैं एक बार कि जब कोई एक पदार्थ, ध्यान दीजिए कोई बातों को, जब कोई एक पदार्थ विभक्त होकर किसी 2 उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें से हमको कोई एक पदार्थ नहीं दे रहा, देखो डी भी नहीं दिया है, सी भी नहीं दिया है, बी भी नहीं दिया है, ए दिया है, यानी कि राइट आंसर हमें क्या होगा ए होगा। ये एक पदार्थ है, विभक्त होगा कितने पदार्थों में उत्पादों में निर्माण किया है, 2 उत्पादों में, ये कोई एक से अधिक उत्पादों में निर्माण कर रहा है, 2 से अधिक निर्माण कर रहा है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक पदार्थ, इतना समझ में आया, कंसेप्ट के साथ समझे रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से देखिए, लेड दिया है, 2 सिंबल दिया है, लेड नाइट्रेट के घोल मतलब एक बिलियन, मतलब इसके बिलियन में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिकल, जो कि मैं करा नहीं सकता, लेकिन इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप जाकर कर सकते हैं या अपने विद्यालय में करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो पीला होगा, क्योंकि इनको दोनों को मिलाने पर इसके घोल को जब एक ही में मिलाएंगे तो इनका रंग जो अवक्षेप प्राप्त होगा वो पीला रंग प्राप्त है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के, जब कॉपर सल्फेट के घोल में लौह की कील यानी कि लोहे की कील या पत्ती डुबाई जाए, या कोई लोहे की पत्ती हो उसे डुबाई जाए, तो विलयन जो होता है उस किस रंग का होगा। जो उसके घोल में डुबाए जाएंगे तो किस रंग का विलयन जो होगा, मतलब विलयन का रंग किस प्रकार का होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको भी प्रैक्टिकल में समझाया जाएगा, इसके लिए मैं नया एक ला दूंगा वीडियो, ठीक है। तो आपका बस राइट आंसर बता रहा हूँ, इसका राइट होगा हरा, राइट आंसर क्या होगा हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, ये समझने योग्य बात है, इसे रटने योग्य बात है, क्योंकि जिस चीज़ को हम रटते हैं वही ज़्यादातर पूछी जाती है। लेकिन समझिए दोस्तों समझिए क्या करना है। लेड सल्फेट, इसे भी सूत्र दे दिया, सूत्र को तो याद करना पक्का, सूत्र को कैसे भी याद करना है। इसका सूत्र होता है लेड सल्फेट का PbSO4 इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी, इसको याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फिर सूत्र की बात है कि यानी कि इसको भी याद करना आपके जी में काम है, ठीक है। लेड नाइट्रेट, आप सोच रहे हो ये कैसे बना हुआ, ठीक है, मैं बता दूं। लेड नाइट्रेट, लेड मतलब Pb मतलब क्या होता है, लेड होता है। अब Pb पर कितने होते हैं चार्ज, Pb पर कितने चार्ज होते हैं, तो 2, Pb पर कितने धनायन होते हैं, 2, और नाइट्रेट का होता है कितना, 1, ठीक है। नाइट्रेट का कितना होता है, नाइट्रेट का मान लीजिए नाइट्रेट का होता है
नहीं नहीं, ये नहीं अभिक्रिया बनेगा दोस्तों, ये अभिक्रिया नहीं होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ना वो होगा ये ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इसका यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर इसका चला जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम क्रिया कराएंगे तो इसका जो क्रिया कराएंगे तो PbNO3 का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए PbNO3 का ट्वाइस दिया है कि नहीं दिया है, यानी कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbNO3 का ट्वाइस। अब ध्यान दीजिए अगली बात में। अब दिया है कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है। आप शायद पढ़ चुके हैं 8, 9, 10 कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे मजाक मत लीजिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जा सकता है। तो दूध से दही बनने की जो परिवर्तन होता है वो कौन सा परिवर्तन हो सकता है। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो क्या करते हैं कि जो परिवर्तन होते हैं, देखिए भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो एक मिनट बस देख लीजिए इस पर, तब से कोई हम बता दूंगा ऑप्शन। तो जो भौतिक परिवर्तन होता है उसे पुनः अपने अवस्था मतलब किसी दूसरे रूप में बदलकर पुनः उसे अपने अवस्था में लाया जा सकता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे में क्या लाया जा सकता है भाई, हमको बताओ। तो ऑप्शन भी बनता है, इसको उदाहरण बनता है इस पर। तो वही हम किसी भी चीज़ को मतलब दूसरे रूप में परिवर्तन कर उसे अपने रूप में लाने की क्रिया को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और कौन सी क्रिया है जिसे अपने रूप में फिर ला सकते हैं, तो भाई आटा का गूंथना। आटा गूंथना मतलब समझ रहे हो, मतलब एक आटा सान लिए हैं, उसका हम एक रोटी बना लिए हैं, लेकिन रोटी सेकने वाला रोटी सेके नहीं है, उसे हम चिमोड़ कर मतलब ऐसे से घुमा कर बना लिए, कैसे भी ऐसे करके घुमा लिए। आटा का गूंथा हुआ ऐसे भाग है, उसमें से एक भाग निकाल कर ऐसे हम निकाल लिए बाहर, फिर उसको हम ऐसे करके इसमें डालेंगे तो क्या होगा, आटा का गूंथना ही होगा ना, एक ये होगा, जैसे में इसे मान सकते हैं। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में होता है कि वे मतलब एक अवस्था में यानी कि एक निर्माण कर देंगे कोई चीज़ को तो पुनः उसे अवस्था में नहीं ला सकते हैं। किसी दूसरे चीज़ में प्रयोग कर उसे अपने अवस्था में नहीं ला सकते हैं, इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में दूध का दही बनना, यार यहाँ पर दिया ये दूध का दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या दूध को हम फिर दही बना सकते हैं? दूध जो है दही बना है और दही से दूध बना सकते हैं नहीं ना। तो ये हमारा कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। और एक आपके लिए होमवर्क बता रहा हूँ कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है। पिघलना नहीं बात कर रहा हूँ, मोमबत्ती का जलना। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं आपस में बदलते हैं। दो पदार्थ होगा और दोनों आपस में बदलेंगे, उसे द्विविस्थापन कहते हैं। इसमें दो पदार्थ है लेकिन ये दो पदार्थ नहीं बदला है, ये गलत, ये भी गलत, और ये हमारा राइट आंसर सही होगा। देखिए बता सकते हैं कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी इस प्रकार देख सकते हैं आप। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है चमत्कार श्वेत रंग की होती है। आप चाहे देख सकते हैं, आपकी किताबों में भी दिया है, ये हमारा राइट आंसर होगा। आप कई बार पढ़ी भी है, इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण। आप पढ़ सकते हैं, इसमें ऑप्शन का संक्षारण दिया हुआ है, राइट आंसर होगा ए। कहोगे कैसे, आप देखे होंगे लोहे का मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। तो लोहे का जो होता है उसे हम लोहे को नमी में रख देंगे तो वायु तथा नमी से अभिक्रिया करें, यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और वायु से क्रिया करेगा, ये दोनों से अभिक्रिया करेगा तो एक परत जमा लेता है भूरे रंग का। अब भूरे रंग का परत जमा कर वहाँ क्या करता है कि लोहे को कतर का मतलब खाली कर देता है, वहाँ पे मतलब हल्का कर देता है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। ऐसे ही चांदी में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। श्वसन जो होती है किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, बताइए 2 सेकंड का टाइम ले रहा हूँ। 1 2। ऑप्शन सही है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। श्वसन जो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है आप सोच रहे होंगे, तो मैं बता दूँ ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी तो वे अभिक्रिया है जिनमें ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता होती है, यानी कि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक और बात होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो उस ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ये होती है कि वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर मैंने बताया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से देख सकते हैं कि दिया है इसमें Zn + CuSO4 ऐसे इसका अभिक्रिया हुआ है और दिया है ZnSO4 + Cu। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें देख सकते हैं कि जो जिंक है वो सोडियम ऑक्साइड के साथ क्या हो गई है, जुड़ गई है ना, और इसमें कॉपर विस्थापित हो गया है, यानी कि ये विस्थापन अभिक्रिया हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जिंक है वो जाकर सोडियम से अभिक्रिया कर ले रही है और ये जो कॉपर है विस्थापित हो जा रही है। इसमें कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है, समझ में, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्त, कौन सी गैस भरी जाती है। तो आप सभी को पता होगा, आप छोट में बहुत ही आलू चिप्स का पैकेट खाए हैं, यानी कि जो 5-10 रुपये का मिलता होगा आपके मार्केट में, जाकर देख सकते हैं आप कि आलू चिप्स यानी कि चिप्स उसमें होता है उस पैकेट में, उसे हम खाते हैं फाड़ कर। तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वो ख़राब नहीं होती है, तो नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस होती है, आप सब शायद पढ़े हैं आप, वो क्रिया करने नहीं देती है, इसीलिए वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो मैंने अभी पढ़ा कि श्वसन जिस प्रकार की अभिक्रिया होती है उस प्रकार की ये भी होती है। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो ऊष्मा शोषी की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, तो ये भी कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि Pb2O3 + 2Al, यानी कि दिया है कि इसे Pb को क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। तो आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम को हम संयोजित करते हैं, यानी कि अभिक्रिया कराते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस आयरन होता है। यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों, इसमें से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है और जाकर एल्युमिनियम से जुट रहा है, यानी कि इसमें से निकल रहा है, यानी कि विस्थापित हो रहा है। जब कोई भी पदार्थ विस्थापित होगा किसी एक ही पदार्थ में जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। देख सकते हैं आप किसी भी क्वेश्चन को देखोगे तो आपको आधा आंसर तो क्वेश्चन को देखने लग जाएगा, दिमाग तो आधा लगाना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा इस प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मुख्य गुण है, यानी कि मुख्य गुण है। क्या गुण है दोस्तों, फटाक से बताओ, जल्दी से, फटाक से, पता है, नहीं पता है, पैराफिन इसमें मोस्ट है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मुख्य गुण होता है पैराफिन। ठीक है, पैराफिन इसका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये और लास्ट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट सवाल हमारे लिए लास्ट सवाल है, आपके लिए एक और सवाल है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट सवाल है आपके लिए। लोहे पर होते हैं, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। लोहे पर जंग लगती है तो किस प्रकार की क्रिया होती है। मैंने आपको बताया कि लोहे पर जंग लगता है किस कारण होता है, कैसे लगता है, तो नमी और ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, तो नमी और ऑक्सीजन जब आपस में संयोजित होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, भूरे रंग का परत जम जाएगा, उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको मत भूलिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और लास्ट अंतिम सवाल आपके लिए जो आप इसको बताने वाले हैं, जैसे मैं इस वीडियो को समाप्त करने वाला हूँ। लास्ट सवाल हमारा इस प्रकार से दिया है दोस्तों, देख सकते हैं। कारण देते हुए निम्नलिखित अभिक्रियाओं का प्रकार बताइए। ये कौन सी अभिक्रिया है, 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 ये सबको बताना है आपकी कौन कौन सी अभिक्रिया है। इसको हमको कमेंट में जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से फटाक से बताइए, जल्दी से, ये कौन सी अभिक्रिया है। मैं कमेंट को देखने वाला हूँ कि आप कौन कौन से अभिक्रिया का नाम दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन देकर बताइएगा दोस्तों कि फर्स्ट का ये है, सेकेंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है, 5 का ये है, मतलब ऐसे सब बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को कुछ समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम यहीं पर अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में कुछ नए प्रैक्टिकल के साथ आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।